अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर की आपकी बोर्ड एग्जाम के हवाले से भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज तो आए नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक केमिकल बॉन्डिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा है। आप ये मान लें कि केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए टॉपिक है हमारा, वैसे चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड द टॉपिक इज and our topic is electronic configuration. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वाले चैप्टर में हमने थ्रू आउट एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ा और उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था विच वाज बोहर एटॉमिक मॉडल। और बोहर एटॉमिक मॉडल में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेल्स एंड सबशेल्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स और सबशेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स शेल और सबशेल्स में इस तरीके से अरेंज होते हैं विद इन एन एटम, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या सिखाती है, हमें क्या बताती है? इट विल टेल अस अबाउट tell us how electrons are distributed among shells and subshells. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है? इट tells us how electrons are distributed among shells and subshells. ठीक है, कैसे शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब शेल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो लेट मी ड्रॉ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं, इन सर्कुलर पाथ्स को हम शेल्स बोलते हैं। एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, शेल्स भी बोलते हैं। अब ये शेल्स जो हैं इतनी तरह के शेल्स बनते हैं। ठीक है, शेल्स हमने पढ़े थे 4 प्रकार, शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। ये 4 तरह के शेल्स हमने पढ़े थे। मैंने आपके सामने 3 शेल्स ड्रॉ किए हैं। द शेल विच इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस इज ए शेल, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो शेल आएगा दैट इज एन शेल, तीसरे नंबर पे जो शेल आएगा दैट विल बी एम शेल एंड फोर्थ नंबर शेल इज एन शेल। और इनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है विच इज 2n²। ठीक है, व्हाट इज एन इज शेल नंबर, शेल नंबर। आप जोन सा भी शेल है उसके लिए आप एन की वैल्यू रखोगे। फॉर इंस्टेंस आप फर्स्ट शेल की बात कर रहे हो जो कि ए शेल है, तो उसमें हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड पाथ्स के अंदर, सर्कुलर पाथ्स के अंदर मूव करते हैं और उन सर्कुलर पाथ्स को नाम दिया गया था शेल का। ठीक है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा है विच इज 2n², यानी कि आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ये बता सकते हो कि इस शेल में। ठीक है, मोर ओवर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर थोड़ा सा रिवाइज करो कि जो शेल है इनकी एनर्जी बढ़ती है जैसे जैसे इनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी और जो शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनका एनर्जी का ऑर्डर बनाऊँ
सबसे लो एनर्जी वाला शेल के शेल होगा, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला एल शेल होगा, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला शेल एम शेल, और सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से शेल की होगी, एन शेल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी माइंड में रखना है, क्योंकि इस बात का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है, अब रही बात 2n² फॉर्मूला इस्तेमाल करने की। तो 2n² फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होगा? अगर मैं के शेल की बात कर रहा हूँ तो इसमें हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि हमारा जो के है, के शेल है, पहला शेल है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स लिखूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 2 से कम रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर मैं एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करूँ तो एल शेल में n की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि एल हमारा दूसरा शेल है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर अगर मैं एम शेल की बात करूँ तो यहाँ पर n का वैल्यू होगा बेटा 3, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर अगर मैं एन शेल की बात करूँ तो इसमें n का वैल्यू 4 होगा और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये हमने निकाला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शेल में कितने हो सकते हैं। और याद रखिएगा, इन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स तो हम शेल के अंदर रख सकते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेल में नहीं आ सकते। तो साइज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एतबार से इन चारों में सबसे छोटा शेल कौन सा है, और सबसे बड़ा शेल कौन सा है। और एनर्जी के एतबार से देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एन शेल की है और सबसे कम एनर्जी के शेल की है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डेप्थ। तो इनको अच्छे से नोट कर लें, फिर हम इंशाल्लाह आगे मज़ीद इसको डिटेल में समझते हैं। अच्छा बेटा, शेल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी कैसे जाएगी। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैंने क्या समझाया, मैंने आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे तकसीम होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब तकसीम होते हैं, किसके अंदर तकसीम होते हैं, शेल्स में और सब शेल में। देखिए, अभी हमने सिर्फ शेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो अभी हम अपने आप को शेल तक महदूद रखेंगे। ठीक है, पहले हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में कैसे रखा जाता है, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम कैसे होती है। तो इसलिए मैंने अभी आपको शेल का कॉन्सेप्ट समझाया और शेल के बारे में बताया कि कितने शेल्स हमने पढ़ने का, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी एटम में अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो फर्स्टली आपको उस एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। यू मस्ट नो द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम फॉर विच यू आर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिस एटम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हो, उसमें शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम बताने जा रहे हो, उस एटम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एटॉमिक नंबर पता होगा तो आपको पता होगा कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। फॉर इंस्टेंस, आपके पास कोई एटम है, मान लीजिए वो एटम है P, उसका एटॉमिक नंबर है 10, तो दैट मीन्स उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमने शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमारे पास कितने शेल्स थे बेटा, हमारे पास थे 4 शेल्स। ठीक है, 4 शेल्स थे। इन चारों शेल्स में हमने 10 इलेक्ट्रॉनों को रखना है, लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स को रखने का तरीका क्या होता है शेल्स में। इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा आपने एनर्जी के ऑर्डर में फिल करना होता है, यानी कि जिस शेल की एनर्जी कम होगी पहले उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाएगा, उसको फिल करने के बाद वी विल मूव टू द सेकंड शेल, फिर उस सेकंड शेल को फिल करने के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड शेल। एनर्जी के ऑर्डर में लोअर एनर्जी शेल से आपने हायर एनर्जी शेल की तरफ जाना है। और अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है कि सबसे कम एनर्जी की होती है, सबसे
कम एनर्जी वाला जो शेल है वो ये है, फिर उसके बाद एल, फिर एम और फिर एन। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला शेल कौन सा है? एन शेल। तो सबसे पहले ये 10 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को किस में रखेंगे? के में। के को फिल करने के बाद हम एन में जाएंगे, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं फिर एम में, अगर फिर भी बच जाते हैं और ये याद रखिएगा आपको अभी इलेक्ट्रॉन्स बताए कि इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, वन स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रेज करता हूँ। अब फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास एटम बी है, इसका एटॉमिक नंबर है 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, आप लिखेंगे। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है पहले सबसे पहले के शेल में इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है 2 इलेक्ट्रॉन, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, 8 बच गए। अब 8 कौन से शेल में जाएंगे? बाकी जो 8 है अगले शेल में जाएंगे, क्योंकि ए में स्पेस कंप्लीट हो गई। ए में 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, हमने 2 रख दिए। अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अगले शेल के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। अब अगला शेल है एम में आते हैं 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ चलो मैं 6 रख देता हूँ, एल में 6 इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ और बाकी जो 2 है वो एम में रख देता हूँ। याद रखिएगा जिस शेल को आप इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं पहले उस शेल को मुकम्मल तौर पर फिल करें। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो एक अलग केस सिनेरियो है, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं उस शेल के, तो पहले आपने उस पर्टिकुलर शेल को फिल करना है, देन यू विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट शेल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है शेल कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8। ठीक है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब एक और एग्जांपल, अब रियल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, दैट मींस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला शेल फिल कर लिया। पहले शेल को फिल करने के बाद अब हम अगले शेल की तरफ चलेंगे। अगला शेल कौन सा है? एल शेल। अब एल शेल में हमने इलेक्ट्रॉन डाले हैं 8 एल शेल में, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं? 5। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नाइट्रोजन की। याद रखिएगा ये शेल वाली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, अभी सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर करूंगा, जरा देखिएगा। एक और एग्जांपल जरा बड़ा एलिमेंट को देखिए, थोड़ा सा इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इसमें मैं लेता हूँ सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14। अब 14 एटॉमिक नंबर है, दैट मींस 14 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो कॉमा लगाएंगे, बाकी बच के आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन। पहले ए को फिल किया आपने, एल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 और 2 10, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए आपके 4। तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए वो कौन से शेल में जाएंगे? एम शेल। ठीक है, क्योंकि ए और एल को फिल हो चुका है, हमारे पास क्या बचा? एम शेल। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन एम शेल के अंदर। सो दिस वाज अबाउट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम के, किसी भी एटम की शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। अब हम चलते हैं सब शेल की तरफ। तो सब शेल क्या होता है? कि एक शेल के अंदर जो एक शेल है, a shell is made up of different smaller shells। एक जो शेल है बड़ा शेल, वो छोटे छोटे शेल से मिलकर बनता है। ठीक है, वो जो छोटे शेल्स जो मिलकर एक बड़ा शेल बना रहे हैं, इन छोटे शेल्स को बोला जाता है सब शेल्स। तो क्या बोलते हैं? सब शेल्स और ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। ठीक है,
तो जैसे ये चार शेल मैंने आपके सामने लिखे, मैंने ये चारों शेल सब शेल से बने हैं, ऑर्बिटल्स मिलकर बने हैं। अब इस सब शेल में कितने सब शेल होते हैं, या आपके ज़हन में अगर ये आ रहा है कि एक शेल को बनाने में कितने सब शेल इन्वॉल्व होते हैं या सब शेल कितनी तरह के होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सब शेल का आपने याद रखना है, सब शेल में चार तरह के होने पड़ते हैं, एस पी डी एंड ये चार सब शेल, ठीक है। एस पी डी एंड एफ हमारे सिलेबस में चार हैं, हमने चार बनाए हैं, एस पी डी एंड एफ। ये चार सब शेल हैं जो इन शेल्स को बनाने में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब किस शेल को बनाने में कितने सब शेल इनमें से इन्वॉल्व है ये कैसे पता चलेगा? तो याद रखिए, जितनी किसी शेल के लिए n की वैल्यू होगी, n वैल्यू फॉर एनी शेल, n वैल्यू फॉर एनी शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल, ठीक है। किसी भी शेल की जो स्मॉल n की वैल्यू होती है, किसी भी शेल की जो स्मॉल n की वैल्यू होती है, वही n की वैल्यू आपको बताएगी कि उस शेल में कितने सब शेल्स मौजूद हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किसी भी शेल की जो n की वैल्यू है वो आपको बताएगी कि उस शेल को बनाने में कितने सब शेल्स इन्वॉल्व हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ k शेल, क्योंकि k शेल हमारा पहला शेल था, इसकी n की वैल्यू है 1, l दूसरा शेल है, इसकी n की वैल्यू है 2, m तीसरा शेल है, इसकी n की वैल्यू है 3, और n चौथा शेल है, इसकी n की वैल्यू कितनी है 4। तो जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही सब शेल उस शेल को बनाने में इन्वॉल्व होंगे। तो k शेल के लिए n की वैल्यू है 1, इसमें सिर्फ एक ही सब शेल इन्वॉल्व है और वो है s सब शेल। इसी तरीके से जो l है, इसकी n की वैल्यू है, इसमें दो सब शेल इन्वॉल्व है s और t, और m जो है इसकी n की वैल्यू है 3, तो इसमें तीन सब शेल इन्वॉल्व है s p और t। और ये जो n है ये सबसे बड़ा शेल है, इसकी n की वैल्यू है 4, तो इसमें चार सब शेल इन्वॉल्व होंगे, s p t एंड f, चार सब शेल, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जितनी n की वैल्यू है किसी शेल के लिए उतने ही इसमें उसको बनाने में सब शेल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा शेल था हमारा k शेल, तो इसलिए उसको बनाने में भी सिर्फ एक सब शेल इन्वॉल्व है। एंड हमारा सबसे बड़ा शेल था, तो उसको बनाने में सब शेल्स भी ज्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो जैसे इस शेल्स में हमने फॉर्मूला यूज किया था इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने का, क्या फॉर्मूला होता है 2n²। क्या सब शेल्स में के लिए भी फॉर्मूला है? जी हाँ, सब शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, लेकिन खैर वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो फॉर द टाइम में हम क्या करेंगे, हम इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को याद रखेंगे। याद रखिएगा जो सब शेल है s, इसमें याद रखिएगा इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से कम इलेक्ट्रॉन आप इसमें रख सकते हैं, 2 से ज्यादा की जगह इसमें नहीं है। जो p सब शेल है इसमें बेटा होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, d सब शेल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और जो f सब शेल है ये सबसे बड़ा होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब मैं थोड़ा सा इसको टेबल की फॉर्म में इन सारी बातों को अरेंज करूंगा कि किस शेल में कितने सब शेल होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जरा देखते हैं आप। तो हम अब टेबल बनाएंगे, जरा देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा सबसे पहले हो जाएगा शेल, फिर उसमें कौन सा सब शेल है, ठीक है, फिर एन वैल्यू, ये हमारे 3 कॉलम होंगे, एन वैल्यू, शेल और सब शेल। तो हमने 4 सब शेल पढ़े, के, एल, एम और एन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि के की एन की वैल्यू 1 होती है, इसकी एन की वैल्यू 2, इसकी 3 और इसकी 4। जितनी एन की वैल्यू उतने ही सब शेल। तो सबसे पहले हमारा है के शेल, इसकी एन की वैल्यू 1 है, सब शेल, ठीक है। इसकी एन की वैल्यू 2, तो इसमें 2 सब शेल एस और पी। इसकी एन की वैल्यू 3 है, तो इसमें 3 सब शेल होंगे एस पी और डी, और इसमें 4 सब शेल एस पी डी, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है कि यहाँ पर आप देखो कि एस सब शेल 4 के अंदर मौजूद है, पी सब शेल 3 के अंदर मौजूद है, डी सब शेल 2 के अंदर मौजूद है और एफ सब शेल चौथे के अंदर 1 के अंदर मौजूद है। अब ये चारों के अंदर एस सब शेल है, तो फर्क करने के लिए इन चारों सब शेल में फर्क करने के लिए कि कौन सा सब शेल किस शेल से बिलोंग करता है, हम हर सब शेल के साथ उसका शेल नंबर लाजमी लिखेंगे। फर्ज कर ले आपको दो सब शेल है एस और एस, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से शेल से बिलोंग करता है और ये कौन से शेल से बिलोंग करता है, क्योंकि एस सब शेल तो सब में मौजूद है। तो फर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्क करने के लिए हम इन सब शेल्स के साथ इनका एन का वैल्यू लिखेंगे। क्योंकि ये एस सब शेल किस शेल में है, के शेल में है और के का वैल्यू क्या है, एन वैल्यू 1, इसके साथ 1 लिखा है 1s। अब ये 1s का मतलब क्या है कि ये जो s सब शेल है इसका ताल्लुक k शेल से, इन दोनों के साथ 2s लिखा जाएगा और 2p लिखा जाएगा। कि 2s का मतलब क्या है कि ये जो s है ये दूसरे शेल में है और ये जो p है ये दूसरे शेल में है। इसके साथ साथ 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो ये सब शेल्स के साथ शेल नंबर लिखे जाते हैं ताकि हमें पता चले कि उस सब शेल का ताल्लुक कौन से शेल के साथ है। अदरवाइज हम कंफ्यूज का शिकार रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई सब शेल हर किसी न किसी शेल के अंदर लाजमी मौजूद है। जैसे एस 4 के अंदर मौजूद है, पी सब शेल जो है वो 3 के अंदर मौजूद है, डी सब शेल जो है वो 2 के अंदर मौजूद है। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर शेल के साथ हर सब शेल के साथ एन का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब पहले तो हमने समझी थी शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब हम समझेंगे सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो करना उसी तरीके से, चलना हमने उसी तरीके से। पहले हम के शेल को फिल करेंगे, लेकिन पहले हमने शेल को फिल किया था, अब हम उसके सब शेल को फिल करेंगे। ठीक है, पहले हमने शेल को फिल किया था, लेकिन चूंकि अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं सब शेल, तो इस वजह से हम क्या करेंगे वही तरीके का, पहले के शेल को फिल करना है, लेकिन पहले हम के शेल को सिर्फ शेल तक महदूद थे, अब हम सब शेल को फिल करेंगे। ठीक है, तो आए जरा एग्जांपल से देखिए, मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने सिलिकॉन की एग्जांपल लिखी हुई थी, लेकिन मैं थोड़ा इजी एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कार्बन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले हमने, ठीक है, शेल में रखे। ठीक है, अब उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में रखना है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में रखना है। और ये भी याद रखना है जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताई थी, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन है, F में 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हम याद रखेंगे साथ साथ। तो ये देखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को अब अपने शेल में नहीं रखना, अब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब शेल। ठीक है, ऑर्डर यही रहेगा, सबसे पहले के शेल को फिल करना है, फिर एल को, फिर एम को और फिर एन को, लेकिन इस टाइम सब शेल की बात है। तो अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखना चाहता हूं सब शेल में, तो देखिए सबसे पहले मैं के को फिल करूंगा, के में एक ही सब शेल, कौन सा सब शेल, 1s। ठीक है, तो लिखूंगा 1s। ठीक है, अब मुझे पता है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिखने हैं, इसको यहां पावर बना देंगे, ऐसे 1s पावर बना दो। ठीक है, दोबारा से एक दफा समझ लें, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने अब उनको शेल की बजाय किधर रखना है, सब शेल के अंदर रखना है। ठीक है, तो जाहिर बात है सब शेल किसके अंदर मौजूद होता है, शेल के अंदर ही मौजूद होता है ना। तो पहले कौन से शेल के सब शेल फिल करने हैं, पहले हम एनर्जी वाइज शेल्स के सब शेल को फिल करेंगे। सबसे पहले के शेल है, के शेल में एक ही सब शेल है 1s। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखा, बाकी हमारे पास कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के सब शेल्स में जाएंगे, एल शेल। ठीक है, तो एल शेल का पहला सब शेल कौन सा, कॉमन लगा के 2s। इसमें आपको पता है s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। बाकी आपके पास अभी एल शेल के सब शेल्स कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि इसमें 2 सब शेल है, एक तो हमने फिल कर दिया, दूसरा भी है 2p। ठीक है, इसमें हमने अब इलेक्ट्रॉन्स को रखना है।
तो हमारे पास बाकी बच कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें चले जाएंगे p सबशेल, ठीक है। तो ये जरा अंडरस्टैंड दोबारा कर लें, 6 इलेक्ट्रॉन थे, पहले a शेल के सबशेल को फिल किया, फिर हमने l शेल के सबशेल को फिल किया, ठीक है। पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आए, बाकी हमारे पास बच गए थे 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन हमने l के सबशेल्स में रखने हैं। l के सबशेल्स कौन से हैं, 2s और 2p, ठीक है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबशेल वाली तो, ठीक है। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक और एलिमेंट लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 10 इलेक्ट्रॉन। तो वही पहली बात, पहले k शेल के सबशेल्स को फिल करेंगे, ठीक है। पहले कौन सा आएगा, 1s2, बाकी बच गए 8 इलेक्ट्रॉन। वो 8 इलेक्ट्रॉन अगले शेल के सबशेल्स में जाएंगे, वो अगला शेल कौन सा, l, उसमें 2 सबशेल हैं, 2s और 2p, ठीक है। पहले हम 2s को फिल करेंगे, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2, क्योंकि s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। बाकी बेटा हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन, वो 6 इलेक्ट्रॉन p में जाएंगे। p में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जैसे बड़े एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है 9th क्लास 9th स्टैंडर्ड के लेवल पर, तो आप पहले 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं, ठीक है। आपको आनी नहीं चाहिए। तो आपको के लिए मैं जो है एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ। एक आपने लिखनी है क्लोरीन की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। ये आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे वो आप लिख देंगे फॉस्फोरस की, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 500। आई होप सो कि आपको लेक्चर बहुत फ्रूटफुल लगा होगा, ठीक है। इसको नोट कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में